जेफरी डामर। ये नाम आपने जरूर सुना होगा और इसकी कहानी भी जानते होंगे। पर मुझे लगता है जब भी लोग डामर की कहानी बताते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे के रीजन पर लोग कम बातें करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं बस डामर की कहानी नहीं बताने वाला। कहानी के साथ साथ इस एपिसोड में वी विल कवर अ डार्क साइड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई एन ऑर्डिनरी मैन टर्न्स इनटू अ कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर, अ ब्रूटल सीरियल किलर। सो लेट्स डाइव इन। जेफरी डामर की कहानी एक ऐसी भयावह और कॉम्प्लिकेटेड घटना है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य कितनी जरूरी है, जिसे आज भी हमारे सोसाइटी में ज्यादातर टाबू समझा जाता है। लोगों को या तो अवेयरनेस नहीं है या फिर इसे जरूरी नहीं समझते। डामर, जिसे लोगों ने उसके क्राइम करने के तरीके को देखते हुए मिल्वॉकी कैनिबल और द मिल्वॉकी मॉन्स्टर का नाम दिया, वह अपने समय का सबसे नोटोरियस क्रिमिनल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला शख्स जो बाहर से शांत और मैच्योर लगता था, कैसे अपनी मानसिक बीमारी की वजह से एक खौफनाक राक्षस में बदल गया। यह कहानी न केवल उसके ब्रूटल क्राइम्स की है, बल्कि यह भी है कि किस तरह मेंटल हेल्थ, डिसफंक्शनल फैमिली और अकेलेपन ने उसे वह रास्ता दिखाया जिस पर वह चला। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को ओहायो के बाथ टाउनशिप में हुआ। लायनल डामर और जॉयस डामर के बेटे के रूप में वह एक नॉर्मल फैमिली में पला बड़ा। उसके फादर एक केमिस्ट थे और उनकी मॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थीं। जेफरी का बचपन ठीक नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल था। वह लगातार अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा करता था और इस माहौल में वह अक्सर अकेलापन फील करता था। इसके अलावा जेफरी छोटी उम्र से ही मौत और एनाटॉमी में कीन इंटरेस्ट लेने लगा था। वह मरे हुए जानवरों के ऑर्गन्स को कलेक्ट करता और उन्हें जार में केमिकल्स के साथ प्रिजर्व करता। ये फर्स्ट साइन था कि उसके माइंड में कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। हालांकि उसके पेरेंट्स इसे एक स्ट्रेंज हैबिट समझते थे और उन्हें ये लगता था कि जेफरी अभी छोटा है, इसीलिए उन्होंने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स और डीपन होती जा रही थी। स्कूल में वह एक शाय और इंट्रोवर्ट बच्चा था। उसके क्लासमेट्स जेफरी को वियर्ड मानते और उसे बहुत ज्यादा बुली भी करते थे। उसकी फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन उसके एडोलेसेंस में और बढ़ गई, खासकर जब उसकी फैमिली लाइफ बिगड़ने लगी। उसके पेरेंट्स के बीच अब झगड़े कहीं ज्यादा होने लगे और जब जेफरी 18 ईयर्स का हुआ, तब उनके पेरेंट्स के डिवोर्स ने उसकी लाइफ को और अकेला कर दिया। जेफरी की मॉम अपने छोटे बेटे, यानी कि उसके छोटे भाई को लेकर घर से चली गई और जेफरी को घर में अकेला छोड़ दिया। इस आइसोलेशन और अबैंडनमेंट फीलिंग ने उसके भीतर एक गहरे और डेंजरस चेंजेस की शुरुआत कर दी। उसकी एम्पैथी, कंपैशन की फीलिंग अब शायद उसके अंदर से खत्म हो चुकी थी। यह इंसिडेंट शायद उसकी लाइफ का टिपिंग पॉइंट था और शायद वह ह्यूमन फीलिंग के टुवर्ड्स नम हो चुका था। 1978 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के कुछ वीक्स बाद, जब वह 18 साल का था, जेफरी ने अपना पहला मर्डर किया। एक दिन जेफरी ने स्टीवन हिक्स नाम के एक 19 साल के लड़के को अपनी कार में लिफ्ट दी और बातों बातों में उसे अपने घर इनवाइट किया। स्टीवन भी जेफरी घर जाने को तैयार हो गया और दोनों कुछ देर बाद उसके फ्लैट में पहुंच गए। दोनों ने वहां कुछ देर टाइम स्पेंड किया, इधर उधर की बातें की और जब स्टीवन हिक्स वापस अपने घर जाने लगा, तब जेफरी घबरा गया और उसका फियर ऑफ अबैंडनमेंट फिर से ट्रिगर हुआ। उसने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की। ऑब्वियसली स्टीवन भी ज्यादा देर तक नहीं रुका और जब वो फाइनली जाने को हुआ, तो जेफरी ने अपने घर में पड़े डंबेल से उसे मार डाला। फिर उसने स्टीवन हिक्स के बॉडी को काटकर अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। कुछ पार्ट्स को एसिड में डिसॉल्व कर दिया और बाकी को फेंक दिया। उसकी स्कल को प्रिजर्व कर लिया, जैसे वह बचपन में जानवरों के बॉडी पार्ट्स के साथ किया करता था। यह जेफरी का पहला कदम था, एक खौफनाक अपराधी और सीरियल किलर बनने के डायरेक्शन में। बोले तो यहां से कहानी शुरू होती है जेफरी 2.0 की। फर्स्ट मर्डर के बाद जेफरी ने अपनी जिंदगी को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और 1979 में आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन उसकी अल्कोहल एडिक्शन एंड अनस्टेबल बिहेवियर के कारण 1981 में उसे आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह ओहायो आया और फिर मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन चला गया। मिल्वाल्की में उसकी जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई। जेफरी ने वहां के गे बार्स में जाना शुरू किया और वहां से अपने शिकार को चुनना शुरू किया। जेफरे का मोडस ऑपरांडी डरावना था। वह अपने शिकार को पैसे या दोस्ती का लालच देकर अपने अपार्टमेंट में बुलाता, उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश करता और फिर स्ट्रैंगल कर मार देता। समय के साथ उसके क्राइम और भी हॉरिबल होते गए। वह अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को ट्रॉफी की तरह रखता, स्कल और कुछ ऑर्गन्स प्रिजर्व करता और अब जेफरी डामर के शौक में नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म में भी शामिल हो गया था।
1987 से 1991 तक डामर 17 लोगों को मार चुका था। इन मर्डर्स के बाद वह उनके शरीर के कुछ ऑर्गन्स को खाता और कुछ को अपने कलेक्शन के तौर पर रखता। उसका यह बिहेवियर न केवल एबनॉर्मल था, बल्कि इसके पीछे मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन भी एक वजह थी। उसकी मेंटल कंडीशन को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि डामर में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और स्किज़ोटाइपल ट्रेट्स थे, जो उसे इमोशनली कोल्ड और अनयूजुअल बनाते थे। इसके अलावा उसका साइकोपैथी उसे अपनी फीलिंग्स से कंप्लीटली कट ऑफ और दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव बना देता था। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक तरह से नंब हो चुका था किसी भी सेंसिटिव फीलिंग के लिए। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि जेफरी डामर का कंडक्ट नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म तक पहुंचने के पीछे उसकी डीप अबैंडनमेंट इश्यूज और कंट्रोल इश्यूज थे। वह अपने शिकार को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और उनके बॉडी को अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता था। 22 जुलाई 1991 में जेफरी डामर की हॉरिफिक क्राइम्स की सीरीज खत्म हो गई, जब ट्रेसी एडवर्ड्स नाम का एक आदमी, या कह ले उसका शिकार, किसी तरह उसके अपार्टमेंट से भाग निकला और पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे वह अपनी जान बचाकर भागा है और उस अपार्टमेंट में उसने जो भी देखा वो सब एक्सप्लेन किया। ट्रेसी के कंप्लेन पर पुलिस ने जब डामर के घर को सर्च किया, तो पुलिस के लिए भी उसका अपार्टमेंट किसी डरावने सपने जैसा था। इन्वेस्टिगेटर्स को वहां पोलारॉइड पिक्चर्स का कलेक्शन भी मिला, जिनमें डामर विक्टिम्स की अलग अलग पोजीशन में फोटोज थी। विक्टिम्स की न्यूड फोटोज भी मिली। उसके फ्रिज और फ्रीजर में स्कल्स, ह्यूमन ऑर्गन्स और बॉडी पीसेस भी मिले। उसके घर में एक लार्ज साइज्ड ड्रम भी था, जिसमें ह्यूमन रॉटिंग ऑर्गन्स मिले। साथ ही कुछ ऐसे फोटोज जिनमें विक्टिम्स की बॉडीज के साथ उसके स्ट्रेंज और परवर्टेड एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए थे। डामर के इन ब्रूटल क्राइम्स ने उसे द मिल्वॉकी कैनिबल का नाम दिया। उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में उसके खिलाफ केस चला। ड्यूरिंग द ट्रायल, जेफरी डामर कन्फेस्ड हिज क्राइम, बट डामर ने अपनी मेंटल हेल्थ का हवाला दिया और दावा किया कि वह मानसिक रूप से बीमार था। लेकिन कोर्ट ने उसे मानसिक रूप से केपेबल माना और उसे 15 लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई। अगर मानकर चले तो डामर को लगभग 1000 साल की सजा सुनाई गई। जेफरी जेल में अपनी सजा काट रहा था और उस दौरान उसने अपने की क्राइम्स पर रिग्रेट भी किया, लेकिन यह उसकी नोटोराइटी को कम नहीं कर पाया। जेल में जेफरी का बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्टरी था। उसने धर्म की राह पर चलने की बात कही, बाइबल पढ़ना शुरू किया और बैप्टिज्म करवाया, लेकिन वह अपने द्वारा किए गए क्राइम्स के बारे में बताकर मजाक भी करता था, जो कि जेल में उसके साथ रहने वाले कुछ इनमेट्स को पसंद नहीं आती थी। 28 नवंबर 1994 को जेफरी डामर को क्रिस्टोफर स्कारवर नाम के एक कैदी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। शायद क्रिस्टोफर स्कारवर उन लोगों में से रहा होगा जिसे जेफरी का अपने किए क्राइम्स पर मजे लेने की बात पसंद नहीं आती होगी। हालांकि डामर की मौत के बाद भी उसकी कहानी दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। अब सवाल यह उठता है, क्या जेफरी डामर एडिक्टेड था ऐसे ब्रूटल क्राइम करने का? कौन जिम्मेदार है इतने लोगों की मौत का जो डामर के विक्टिम्स थे? तो इस पर मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर जेफरी डामर को उसके बचपन में सही मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता, तो शायद वह ऐसा डेंजरस क्रिमिनल कभी बनता। उसकी डिसफंक्शनल फैमिली, सोसाइटी और मेंटल प्रॉब्लम्स मिलकर उसे एक खौफनाक दिशा में ले गई। यदि डामर की मेंटल इलनेस पर पहले ध्यान दिया गया होता, तो शायद वह भी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होता और इतने इनोसेंट लोग उसके के हाथों अनटाइमली नहीं मारे जाते। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है और हमें किसी भी व्यक्ति के कंडक्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली तब जब वह सिम्टम्स इतना ऑब्वियस हो, जैसा कि डामर के केस में था। जेफरी डामर की जिंदगी एक फ्राइटनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स और लोनलीनेस के चलते इतना डिस्टॉर्टेड हो सकता है। वह केवल एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि हम और आप जैसा एक इंसान भी था, जिसे सही समय पर मदद नहीं मिली। अगर टाइम रहते हेल्प एंड सपोर्ट मिलती, तो शायद डामर की भी कहानी कुछ और होती। खैर, उसकी कहानी यह दिखाती है कि सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है।